बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन सी सबमरीन बेहतर होती है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन या डीजल सबमरीन या आप कह लें कि कन्वेंशनल सबमरीन। इस बहस में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती है वो तकरीबन 200 से 600 मिलियन डॉलर के दरमियान में आ जाती है, और एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन की प्राइस के अंदर आप 3 से 4 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन या कन्वेंशनल सबमरीन जो है उसको परचेज कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये डिफरेंस है। लेकिन एक मसला ये आता है कि अगर चीज़ अच्छी ना हो तो फिर सस्ती चीज लेने का फायदा क्या है, बल्कि उसका उल्टा नुकसान होता है। एक न्यूक्लियर सबमरीन को किन किन डिपार्टमेंट्स के अंदर एक डीजल इलेक्ट्रिक या कन्वेंशनल सबमरीन के ऊपर एडवांटेज होता है, वो है एंड्योरेंस, स्पीड, स्टेल्थ। आज हम इन 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन अब देखा जा सकता है कि ये जो AIP इंस्टॉल सबमरीन होती हैं ये इस गैप को बहुत ज़्यादा ख़त्म करती जा रही हैं। अब ये जो डीजल सबमरीन होती है ये क्या होता है, बेसिकली ये जो इनका इंजन होता है ये डीजल इलेक्ट्रिक होता है, और ये क्या करता है कि ये उसके प्रोपेलर चलाता है। प्रोपेलर चलेगा तो सबमरीन चलेगी, और उसके जो बाकी सिस्टम्स हैं, जो अंदर लोग हैं, बिजली वगैरह सारा कुछ, ये सब कुछ डीजल इंजन जो है उससे बिजली देता है, जिससे वो सबमरीन टोटल चलती है। डीजल इंजन के 2 मसले होते हैं। डीजल इंजन का पहला मसला तो ये कि शोर बहुत ज़्यादा करता है। दूसरा इसका ये मसला होता है कि इसको हवा चाहिए होती है चलने के लिए, और आपको पता है कि सबमरीन के अंदर हवा ऑलरेडी लिमिटेड होती है क्योंकि वो पानी के नीचे होती है। इस वजह से लोगों ने भी उसी हवा को यूज़ करना है और उस डीजल इंजन ने भी उसी हवा को यूज़ करना है। इसलिए एक डीजल इंजन सबमरीन को कुछ देर के बाद सतह समंदर के ऊपर आना पड़ता है हवा अपने अंदर दोबारा इंसर्ट करने के लिए। और अगर ऊपर सबमरीन आ जाएगी तो उसका जो स्टेल्थ है दुनिया के सामने आ जाएगी, नजर आ जाएगी, तबाह करने के लिए दुश्मन उसके ऊपर फायर कर सकता है। पहली सबमरीन जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन थी वो 1950s की दहाई में आई थी। अब ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है ये बहुत कम शोर करता है, इसके अंदर कोई शोर नहीं होता, और ये हवा भी यूज नहीं करता चलने के लिए, और इसकी जो पावर है वो डीजल इंजन से बहुत ज्यादा होती है। डेफिनेटली न्यूक्लियर रिएक्टर इसके अंदर लगा होता है तो जितनी ज्यादा मर्जी आप एनर्जी उससे आप हासिल कर सकते हो, जितनी ज्यादा देर के लिए भी आप हासिल कर सकते हैं, तो इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है उसकी जो हवा है वो सिर्फ उसके क्रू ने यूज करनी है और उसके इंजन को उसकी जरूरत नहीं होती। इस वजह से वो महीनों जो है वो पानी के नीचे रह सकती है और उसको ऊपर आने की जरूरत नहीं होती। अमेरिका का पूरा जो भी सबमरीन फ्लीट है वो सारे का सारा न्यूक्लियर पावर्ड है। लेकिन ये क्यों है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। गेम चेंज कहां पे जाके हुई कि 1990 के अंदर 1990 की दहाई के अंदर स्वीडन ने एक अपनी AIP सिस्टम वाली एक कन्वेंशनल पावर्ड सबमरीन बना ली जो कि जिसका नाम था गॉटलैंड क्लास। अब ये तकरीबन 60 मीटर लंबी थी और इसके अंदर उन्होंने AIP सिस्टम जो है वो पहली दफा मुतारफ करवाया। इस AIP सिस्टम के जरिए से क्या हुआ कि जो सबमरीन की जो एंड्योरेंस थी यानी कि पानी में रहने की जो उसकी सलाहियत थी और उसकी जो स्टेल्थ थी उसमें बेपनाह इजाफा हो गया। इस वक्त दुनिया में आप कह सकते हैं कि तकरीबन 60 AIP सबमरीन जो है वो काम कर रही हैं 15 मुल्कों के साथ। तकरीबन 50 का ऑर्डर जो है वो इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास है, यानी कि आने वाले दिनों के अंदर तकरीबन 100 से ऊपर AIP सबमरीन जो है वो दुनिया में ऑपरेट कर रही होंगी। अब मैंने अपने थंबनेल के अंदर एक आपको चीज की है कि पाकिस्तान को कौन सी सबमरीन लेनी चाहिए। ये चाइना की 8 सबमरीन लेने के बाद पाकिस्तान सबमरीन ले रहा है टाइप 093 सबमरीन। चाइना के पास ये 15 इस वक्त काम कर रही हैं। 8 का ऑर्डर पाकिस्तान नेवी ने दिया हुआ है। फिर एक चाइना की एक सबमरीन है जो कि है टाइप 032 चिंग क्लास। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जब ये 8 अपना ऑर्डर पूरा कर लेगा, 8 सबमरीन चाइना से परचेज कर लेगा टाइप 093 सबमरीन, तो उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए कि ये टाइप 032 चिंग क्लास सबमरीन की कम से कम 3 जो है ये सबमरीन चाइना से हासिल करे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइप 032 चिंग क्लास सबमरीन हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी कन्वेंशनल सबमरीन हैं, और इनकी डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको बताऊं तो ये तकरीबन 6628 टन की एक सबमरीन होती है। इसका फायदा क्या है, इसके अंदर 2 SLBM के VLS लगे हुए, यानी कि इसके अंदर 2 ऐसे VLS वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हुए हैं जिनके अंदर आप बैलिस्टिक मिसाइल्स भी रख सकते हैं, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल भी रख सकते हैं। मैंने आपको एक सेकंड स्ट्राइक के ऊपर वीडियो बना के दी थी और बोला था कि पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक के लिए SLBMs की अशद जरूरत है। प्लस इसके अंदर 4 SLCMs के VLS भी हैं। SLCM से क्या बनता है, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है, लेकिन इसके अंदर 2 SLBMs आ सकते हैं और 4 SLCMs आ सकते हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि जब टाइप 039 सबमरीन हासिल कर ले तो उसके बाद डेफिनेटली नेवी का बजट होता है, हर साल होता है, उसके बाद पाकिस्तान को चाहिए कि ये टाइप 032 चिंग क्लास सबमरीन जो हैं कम से कम 3 का ऑर्डर करे ताकि पाकिस्तान की जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है ये रहे। फिर आ जाए तो जापान के पास 8 सोर्यू क्लास है जिसमें से उसने आप कह लेंगे 15 का और का ऑर्डर दिया हुआ है। स्वीडन के पास 4 किस्म की AIP सबमरीन इस वक्त ऑपरेट कर रही हैं। जर्मनी की जो है टाइप 212 टाइप 214 सबमरीन है, पूरी दुनिया
दुनिया में उसके ऑर्डर्स हुए हुए हैं। स्पेन के पास S-80 है, इंडिया की कलवारी है, रशिया जो है वो लाडा क्लास उसको बना रही है या बन चुकी है, वो जो भी है। लेकिन पाकिस्तान के पास 3 अगोस्टा 90B सबमरीन हैं जो कि मैस्मा इंजन के साथ यूज कर रहा है पाकिस्तान। अब बात आती है कि बेहतर कौन सी है। सबसे पहले हम इसमें स्टेल्थ पे बात करेंगे। 2009 के अंदर एक वाकया हुआ था जिसमें एक ब्रिटिश और एक फ्रेंच न्यूक्लियर सबमरीन जो थी दोनों आपस में टकरा गई थी। अब इसकी वजह पता क्या वो टकरा गई थी कि दोनों को पता ही नहीं चला था कि दूसरी उसके नजदीक है। इतनी ज्यादा क्वाइट होती है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। अब बात कर लें अगर कन्वेंशनल सबमरीन की, तो जो आजकल की कन्वेंशनल सबमरीन है वो ज्यादातर बैटरीज पे आ गई हुई है। बैटरीज पे आने का ठीक है, उससे स्टेल्थ तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम होता है कि बैटरीज को चार्ज करने के लिए आपको हवा चाहिए होती है। लेकिन AIP सिस्टम ने इस मसले को भी बहुत हद तक सॉल्व कर दिया है। अब आप देखते होंगे कि वॉर गेम्स के अंदर आपको पता चलता है कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के नजदीक जो है सबमरीन चली गई। कैसे चली गई? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं थी बल्कि कन्वेंशनल सबमरीन थी, और वो इतनी ज्यादा क्वाइट थी कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट को भी नहीं पता चला कि उसकी विसिनिटी के अंदर कोई एक दुश्मन की, या वॉर गेम्स के अंदर आप कह लें दुश्मन की सबमरीन ऑपरेट कर रही है। फिर बात कर लें एंड्योरेंस की, तो उसमें तो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन का कोई मुकाबला है ही नहीं। लेकिन कहा जाता है एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है वो तकरीबन 3 से 4 महीने, क्योंकि डेफिनेटली उसकी सप्लाईज का मसला होता है, लोगों का मसला होता है, तो तकरीबन 3 से 4 महीने वो पानी के नीचे रह सकती है। कन्वेंशनल सबमरीन है जैसे कि जर्मनी की 214 है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये भी 2 महीने तक जो है इसके अंदर AIP सिस्टम लगा हुआ है, ये भी 2 महीने तक पानी के नीचे रह सकती है। तो ये भी जो गैप है ये काफी हद तक कम हो चुका हुआ है। एंड्योरेंस की बात की जाए तो पाकिस्तान और जापान और ये चाइना और ये जितने भी छोटे मुल्क हैं, जिस तरह से जर्मनी वगैरह हो गए, इनको इतनी ज़रूरत नहीं है कि इनकी नेवीज जो है वो दूर दूर तक ऑपरेट करें। ये अमेरिका के मसले मसाइल हैं। उसने इधर पैसिफिक में भी पंगा लिया हुआ है, उसने अटलांटिक में भी पंगा लिया हुआ है, उसने ब्लैक सी में भी पंगा लिया हुआ है, तो उसके पंगे और तरह के। और उसकी सबमरीन इस वजह से न्यूक्लियर हैं कि उन्होंने दूर से चल के आना होता है। तो अगर आपकी नेवी या आपकी सबमरीन ने थोड़े से एरिया के अंदर ही वर्क करना है तो आपको इतनी ज़्यादा एंड्योरेंस की ज़रूरत भी नहीं है। अब बात कर लें स्पीड की, तो स्पीड के अंदर मैं कह सकता हूँ कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी आगे है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 35 नॉट तक आप कह सकते हैं कि अचीव कर लेती है, और जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं या कन्वेंशनल सबमरीन होती हैं वो तकरीबन आप कह लें कि 20 से 25 नॉट्स तक वो जा सकती हैं। फिर वहां पे एक और बात आ जाती है कि एक सबमरीन कितनी देर अपनी फुल स्पीड के ऊपर वर्क करती है, यानी कि हर वक्त तो नहीं वो अपनी फुल स्पीड के ऊपर काम करती है। आपके पास गाड़ी है, आप कितनी देर उसको फुल स्पीड के ऊपर 240 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चलाते हैं? ज्यादातर तो आप उसको नॉर्मल स्पीड पे चलाते हैं। फिर बात आ जाती है कॉस्ट और क्रू की। कॉस्ट का मैंने आपको बताया कि पहले ये जो एक कन्वेंशनल सबमरीन होती है ये तकरीबन 200 से 600 मिलियन डॉलर के दरमियान में आ जाती है। लेकिन जो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, आप जैसे कि USS वर्जीनिया क्लास है अमेरिका की, ये तकरीबन 2.6 बिलियन डॉलर की एक पड़ती है अमेरिका को। एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन की प्राइस के अंदर आप 3 या 4 जो है वो कन्वेंशनल सबमरीन जो है वो ले सकते हैं। फिर अगर क्रू की बात कर ली जाए तो एक कन्वेंशनल सबमरीन जो कि स्मॉल और मीडियम क्लास के अंदर आती है उसके अंदर 30 से 60 बंदे जो है उसका क्रू होता है। अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन की बात कर ली जाए तो उसका क्रू डेफिनेटली 100 या 100 से ज्यादा होता है। और उसमें एक और डिफरेंस भी होता है कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती है इनके अंदर VLS सिस्टम्स होते हैं, यानी कि एक जो अमेरिका की जो SSBN है वो उसके अंदर तकरीबन 24 VLS सिस्टम है जिनके अंदर 24 SLBM जो है वो रखते हैं, ट्राइडेंट क्लास SLBMs रखते हैं। तो ये जो है वो उनको हैवी भी कर देती हैं, डेफिनेटली हैवी हो जाती है। ठीक है, स्पीड में फर्क तो नहीं आता लेकिन मैनूवरिंग में उसमें फर्क डेफिनेटली आ जाता है। और टॉर्पीडो एक छोटी सबमरीन का भी उतनी तेजी से जाके लगेगा और एक बड़ी सबमरीन का भी उतनी तेजी से जाके लगेगा, और नुकसान टॉर्पीडो जो है वो दोनों सबमरीन का एक जैसा ही करेगा। और अगर आपके पास सबमरीन ज्यादा है, सस्ती सबमरीन है जो कि कन्वेंशनल सबमरीन है वो ज्यादा है, तो डेफिनेटली आप अपने जितना भी अगर आपका छोटा सा एरिया है जिसको आपने कवर करना है तो आप उसको बेहतर तरीके से अपने एरिया को कवर कर सकते हैं। और हमारे जैसे छोटे मुल्कों में मैं सिर्फ पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये इनकी ज्यादातर नेवीज जो है वो नजदीक ही अपने पानियों के रहती हैं और इनको इतने ज्यादा बड़े बड़े मसले तो है नहीं अमेरिका जैसे। तो हमारे लिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जापान जैसे मुल्क के लिए ये बैटरी पे चलने वाली सबमरीन या आप कह लें कि कन्वेंशनल सबमरीन जो है ये बहुत ज्यादा इनफ है। तो ऐसा कोई इतना मसला नहीं है, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को टाइप 032 चिंग क्लास सबमरीन लेनी चाहिए? इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सबमरीन लगी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।